जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है एएसके आनंद और आप देख रहे हैं एएसके एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान के प्रैक्टिस सेट नंबर 3 के बारे में। ठीक है, और जिसमें हम कंटेंट प्लस पेडागोजी आपके लिए लेकर आए हैं। जैसा कि हमारा टारगेट है आपको 60 में 60 अंक जो है एसएसटी में दिलवाना। ठीक है, तो आपका पेपर सेकंड आता है, तो पेपर सेकंड में चाहे आप पीसीएम यानी कि आपका जो पीसीएम का मतलब मैथ और साइंस सॉल्व करते हैं या फिर एसएसटी सॉल्व करते हैं, तो जो एसएसटी का पोर्शन होता है उसमें दोनों में 60-60 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो उसमें कंटेंट प्लस पेडागोजी आती है। तो हम आज इस वीडियो में बात करने वाली सामाजिक विज्ञान के प्रैक्टिस सेट नंबर 3 के बारे में, जिसमें हम कंटेंट प्लस पेडागोजी लेकर आए हैं। आपका जो पेपर है इसमें काफ़ी प्रश्न रिपीट होने के चांस रहते हैं। क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमेशा इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट होते ही रहते हैं। हमेशा मेथड रिपीट होता है, भले आज इट इज़ क्वेश्चन ना छपे, लेकिन जो क्वेश्चन का मेथड होता है, मेथड हमेशा रिपीट होता है। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर रहिएगा और प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप नीचे कमेंट करिएगा। जैसे पहले का ए बी सी जो भी हो, दूसरे का ए बी सी डी जो भी हो, तो आप कमेंट करते रहिएगा। और लास्ट में 60 में से आपने कितने अंक अर्जित किए यानी कितने सही विकल्प दिए वो भी आप बताइएगा। और हम आपको साथ ही बता दें कि जो सामाजिक विज्ञान के एनसीईआरटी बेस्ड कक्षा 6, 7 और 8 की नोट्स हैं, एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स की वीडियो चैनल पर अपलोड है। लगभग 1 घंटे 45 मिनट की वीडियो है, उसको जाइए, उसको देखिए। वहाँ से आपका जो कंटेंट है, कंटेंट का भरपूर नंबर वहाँ से मिलेगा, क्योंकि हमने वहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट पॉइंटों को रखा है। फैक्ट टू फैक्ट पूरी वीडियो है, उसमें कोई भी इधर उधर की बातें नहीं हैं। तो उस वीडियो को जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो में बढ़ते आगे और देखते हैं आज का यह प्रैक्टिस सेट नंबर 3, इसमें महत्वपूर्ण पीवाईक्यू क्वेश्चंस। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, यह कुछ क्वेश्चन पहले हम आपको हमेशा जैसे कि करते हैं कि कुछ क्वेश्चन हम इतिहास के लेते हैं, कुछ भूगोल के, कुछ नागरिक शास्त्र के और अंतिम में पेडागोजी के प्रश्न हम लेते हैं। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में नहीं है? तो सिंधु सभ्यता का कौन सा ऐसा स्थान है जो भारत में स्थित अब नहीं रहा? तो क्या वो लोथल है, या फिर कालीबंगा है, या फिर आपका हड़प्पा है, या फिर रोपड़ है? तो सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान है, कौन से जो जगह है, स्थान है जो भारत में अब स्थित नहीं है? तो इसका ए का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही होगा लोथल, बी कालीबंगा, सी आपका हड़प्पा, या फिर डी रोपड़। जो भी सही विकल्प हो नीचे फटाफट कमेंट करते रहिएगा, क्योंकि कम से कम समय में इस वीडियो को हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। 60 प्रश्न जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो फटाफट जैसे ही क्वेश्चन आप पढ़ेंगे उसका तुरंत बाद आप नीचे टाइप करना शुरू करेंगे आंसर। तो पहला प्रश्न का सही जवाब क्या यहाँ पर बन रहा है? ये बन रहा है ऑप्शन सी हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा इसका सही जवाब हो जाएगा। जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा स्थान है, ये भारत में स्थित नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है, ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? जो आपका ऋग्वेद है, आपके कितने वेद हैं? तो 4 वेद हैं। तो सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। तो यहाँ पर पूछा है कि नदी का उल्लेख इसमें कितनी बार हुआ? तो 1 बार, 2 बार, 1 बार, 3 बार, 10 बार, या फिर 100 बार? तो इसका जो सही जवाब है वो है उसका 1 बार प्रयोग हुआ है। ठीक है, गंगा नदी का 1 बार प्रयोग हुआ है ऋग्वेद में। ठीक है, तो याद रखिएगा, ऋग्वेद में गंगा नदी का प्रयोग, गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार किया गया है? तो 1 बार उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मगध की आरंभिक राजधानी क्या थी? तो मगध की आरंभिक राजधानी क्या थी? ऑप्शन ए कह रहा है पाटलिपुत्र, बी कह रहा है राजगृह या गिरिव्रज, या फिर ऑप्शन सी वैशाली, या फिर आपका चंपा। तो देखिए, ये महाजनपद से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो महाजनपद आपके कितने थे? तो 16 महाजनपद थे। ठीक है, 16 महाजनपद थे। तो इसमें पूछा है मगध की राजधानी क्या थी? तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी राजगृह यानी कि गिरिव्रज। मगध की राजधानी क्या थी? राजगृह थी। ठीक है, नेक्स्ट आपका, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो अशोक के जो शिलालेख थे इसको सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? विलियम जोन्स ने, जेम्स प्रेटिस ने, अलेक्जेंडर कंगिम ने, या फिर आपके दयाराम साहनी ने? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अशोक के जो शिलालेख हैं इसको पढ़ा किसने था सर्वप्रथम? तो ये आपको इसका सही जवाब है आपका जेम्स प्रिंसेस ने। जेम्स प्रिंसेस ने अशोक के स्तंभ को सर्वप्रथम पढ़ा था। अच्छा, आप ये बताएं कि जो अशोक के शिलालेख थे ये सर्वाधिक किस भाषा में लिखे गए थे? सर्वाधिक किस भाषा में है ये आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयाग सशक्ति की रचना किसने की है? ठीक है, जो ये प्रयाग सशक्ति है इसकी प्रशस्ति, इसकी रचना किसने की? क्या कालिदास ने, हरिशेन ने, बाणभट्ट ने, या फिर बभूति ने?
तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका हरिसेन। कौन? हरिसेन हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रयास प्रस्ति का जो लेखक हैं, ये रचनाकार हैं, वो आपके हरिसेन हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता यानी कि तोतिया हिंद कहा जाता है? तो भारत का तोता या तोतिया हिंद किसको कहते हैं? क्या अमीर खुसरो को कहते हैं, या फिर तानसेन को कहते हैं, या फिर इब्न बतूता को कहते हैं, या फिर अलाउद्दीन अलाउद्दीन बर्नी को कहते हैं, सॉरी जियाउद्दीन बर्नी। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो को तोतिया हिंद या भारत का तोता कहा जाता है। किसको? अमीर खुसरो को, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। रजिया सुल्तान से महत्वपूर्ण बिंदु कई बार पूछे गए हैं। तो क्या कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी थी, इल्तुतमिश की बेटी थी, बलबन की बेटी थी, या फिर नसरुद्दीन महमूद की बेटी थी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जो रजिया थी, रजिया सुल्तान, ये किसकी बेटी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश की बेटी थी ये, और अकेली महिला थी जिसने जो एक शासक के तौर पर राजगद्दी पर बैठी थी। ठीक, इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान थी। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? ये आपसे पूछे तो आप 1556 बताएंगे। यहाँ पर पूछा है किसके बीच लड़ा गया? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया, बाबर और हेमू के मध्य लड़ा गया, हुमायूं और शेरशाह के मध्य लड़ा गया, या फिर मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़ा गया? तो पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था, ये किसके मध्य लड़ा गया? सही जवाब इसमें हो जाएगा अकबर और हेमू के मध्य। अकबर और हेमू के मध्य पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था 1556 में। अब आप ये होता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध जो फर्स्ट था, फर्स्ट युद्ध कब और किसके मध्य हुआ था? नेक्स्ट, आर्य समाज की स्थापना किसने किया? तो आर्य समाज की स्थापना जो है ये किसने किया था? क्या आपका राजा राम मोहन राय ने किया, स्वामी दयानंद ने किया, सॉरी स्वामी विवेकानंद, या फिर स्वामी दयानंद सरस्वती, या फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर? तो यहाँ पर पूछा है आर्य समाज की स्थापना। तो आर्य समाज जो है ये दयानंद सरस्वती, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट है आपका 1857। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जब 1857 की क्रांति हुई तो उस समय पूछा है कि गवर्नर जनरल भारत में कौन था भारत का? तो क्या लॉर्ड डलहौजी था, लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड रिपन था, या फिर लॉर्ड कर्जन था? तो 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कमेंट में फटाफट इसका आंसर देते रहें। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग। कौन था 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल? तो लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो क्या 1885, 1905, 1947 या फिर 1950? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा ये हुई थी 1885 में। कहाँ पर हुई? तो बॉम्बे में हुई थी, यानी मुंबई में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। तो ये नारा किसने दिया है? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था? क्या महात्मा गांधी ने दिया, जवाहरलाल नेहरू ने दिया, बाल गंगाधर तिलक ने दिया था, या फिर भगत सिंह ने दिया था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? तो गुलामगिरी जो पुस्तक थी इसके लेखक कौन थे? तो क्या बी आर अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर थे, या फिर ज्योतिबा फुले थी, या फिर आपका पेरियार थे, या फिर नारायण गुरु थे? तो गुलामगिरी जो पुस्तक है इसके जो सही जवाब है ये है ज्योतिराव फुले, यानी कि ऑप्शन बी। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, रिपीट होने की संभावना पूरी रहेगी। तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक रहिएगा और अच्छे से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, ठीक, फैक्टों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह 1917 का संबंध किससे था? तो देखिए चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? तो अगर ये पूछे तो 1917 बताएंगे। अब किससे संबंधित था? तो क्या मिल मजदूरों से संबंधित था, नील की खेती करने वाले किसानों से संबंधित था, या फिर नमक कानून से संबंधित था, या फिर वन कानून से संबंधित था? तो चंपारण पहले बताएं, चंपारण है कहाँ पर? तो चंपारण कहाँ की जगह है? ये आपका बिहार की जगह है। बिहार जो है आरा के बगल में पड़ता है, पटना के पहले आरा पड़ता है, पटना के पश्चिम साइड में आरा पड़ता है, आरा के पास ही पड़ता है आपका चंपारण। ठीक है, तो चंपारण में किस लिए ये चंपारण का सत्याग्रह हुआ था 1917 में?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, नील की खेती करने वाले मजदूरों के, यानी कि जो अंग्रेज थे नील की खेती ज़बरदस्ती करवा रहे थे उसके लिए सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, तो नील की खेती के लिए चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? क्या 1930 में, 1940 में, 1942 में, 1947 में? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? सही जवाब हो जाएगा आपका 1942, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ से शुरू होता है आपका 15 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री की हो चुके हैं। अब यहाँ पर 15 क्वेश्चन हम लेंगे अब जियोग्राफी के, यानी कि भूगोल के। ठीक है, 15 क्वेश्चन हम भूगोल के लेने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि सौर मंडल का ग्रह, कौन सा ग्रह लाल होता है, यानी कि रेड प्लैनेट कौन कहलाता है? लाल ग्रह कौन कहलाता है? क्या शुक्र, मंगल, बृहस्पति या शनि? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो लाल ग्रह की बात आए तो आपका कहलाएगा ये मंगल, यानी कि सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किस ग्रह का होता है? मंगल का होता है। आपसे नीला पूछे, नीला कौन सा होगा? तो पृथ्वी बताएंगे। और जो पृथ्वी की बहन कौन सी है? तो शुक्र बताएंगे। पृथ्वी के बहन कौन सा ग्रह कहलाता है? तो शुक्र ग्रह कहलाता है, ऑप्शन ए हो जाता है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तो पृथ्वी अपनी धुरी का, यानी कि अपनी धुरी का यहाँ पर बात की है, तो क्या 24 घंटे में, 365 दिन में, 30 दिन में या फिर 12 घंटे में? तो अपनी धुरी जो होती है ये लगभग 24 घंटे में पूरी कर लेती है। ठीक है, 24 घंटे में पूरा करता है और इसी के कारण दिन और रात की घटना होती है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इसी को घूर्णन गति भी कहते हैं। घूर्णन गति पूछे या फिर अपनी धुरी पर पूछे तो 24 घंटे, कुछ 24 घंटे लगभग, यानी 24 घंटे से कुछ समय लगता है, 24 घंटे प्लस का। ठीक है, तो ये होती है आपकी घूर्णन गति। घूर्णन गति के कारण क्या होता है? दिन और रात का होना, दिन और रात में बदलाव, जैसे दिन और रात होता है। ठीक है, वहीं अगर पूछता है यहाँ पर सूर्य के परितः घूमने में, तो सूर्य के परितः घूमने में 365 दिन और 6 घंटे लगभग लगता है, जिसके कारण ऋतुओं का परिवर्तन होता है। ठीक है, तो आप समझिएगा, जो खुद से मतलब पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमेगी तो दिन रात होगा, 24 घंटे में हो जाएगा। सूर्य के परितः चक्कर लगाएगी, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? वो परिक्रमण गति कहलाएगी। ठीक है, परिक्रमण गति जो कि 365 दिन 6 घंटे में लगभग पूरा होता है। नेक्स्ट है, मानचित्र पर जल को दर्शाने के लिए सामान्यतः किस रंग का प्रयोग किया जाता है? तो जो मानचित्र आप देखते हैं उसमें जल को दर्शाने के लिए कौन सा, क्या हरा, नीला, भूरा या फिर पीला? तो जल को दर्शाने के लिए कौन सा कलर लिया जाता है? हमेशा आप देखते हैं कि उसमें कौन सा कलर लिया जाता है? नीला कलर लिया जाता है हमेशा। पानी को किस रंग से दर्शाते हैं आप? नीले कलर से। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी पूछा है यहाँ पर। जो अगर आपसे पूछे सीधा कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो क्या गंगा नदी हो जाएगी या फिर अमेजन या फिर नील या फिर सिमी? तो सही जवाब क्या जाएगा यहाँ पर? ये जाएगा नील नदी के साथ। अगर विश्व की सबसे लंबी नदी पूछता है तो नील नदी होगा। अगर आपसे पूछता है कि प्रवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तब आप अमेजन बताते। प्रवाह की दृष्टि से पूछता तो अमेजन बताते। अगर आपके भारत के सापेक्ष पूछता कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो ये गंगा नदी होती। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो एनसीईआरटी में आपका 2525 किलोमीटर लगभग बताई गई है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आ रही होगी, प्रश्न पसंद आ रहे हो। वीडियो पसंद आ रहे तो इस वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करिए। चलिए देखते हैं 20 नंबर प्रश्न। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? क्या ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर आर्गन? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सर्वाधिक जो गैस पाई जाती है वो पाई जाती है नाइट्रोजन। कितने परसेंट लगभग? तो 78% लगभग जो है वायुमंडल में नाइट्रोजन इकलौती पाई जाती है। ऑक्सीजन का है अगर, तो ऑक्सीजन कितने परसेंट? तो लगभग 21% बताएंगे आप। ऑक्सीजन कितने परसेंट? लगभग 21%। ठीक है, अब आप बताएं कार्बन और आर्गन कितने परसेंट पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन पर वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? ठीक है, तो आपको हम सारे जो क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, आयन मंडल है, मध्य मंडल है या बहिर्मंडल, सारे मंडल हमने आपको जो है एनसीईआरटी बेस्ड जो नोट्स है कक्षा 6, 7, 8 की, उसमें हमने क्लास दर क्लास, यानी कक्षा जैसे 6 की बात करें तो 6 में इतिहास, ठीक है, इतिहास का, फिर इसी में कक्षा 6 का जो है आपका भूगोल, कक्षा 6 का भूगोल के बारे में हमने आपको बताया कक्षा 6 की, और कक्षा 6 का ही फिर जो आपका नागरिक शास्त्र है। ठीक है, नागरिक शास्त्र। तो एक एक सब्जेक्ट, मतलब एक एक सब्जेक्ट का एक एक लेसन का एक ही वीडियो हमने कक्षा 6, 7 और 8 का
इतिहास भूगोल अलग अलग करके लेसन बाय लेसन पॉइंटों को हमने इंक्लूड करके आपको उस नोट्स में दिया है। तो जाके वीडियो को आप देखिए, वहाँ पर ये सारी चीज़ें वहाँ पर आपको समझ में अच्छे से आ जाएंगी, अगर आपने इसको अभी तक पढ़ा नहीं है तो। ठीक है, तो ओजोन परत जो वायुमंडल में किस परत में पाई जाती है, तो क्या क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, मध्य मंडल में, फिर आयन मंडल में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, समताप मंडल में। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। नेक्स्ट है आपका सुनामी किस शब्द से लिया गया। जो सुनामी है, तो ये सुनामी जो है किस शब्द का है। ठीक है, ये हिंदी का नहीं, एसएसटी का ही क्वेश्चन है सुनामी। ठीक है, तो क्या हिंदी का है, ये जो शब्द हिंदी का है, या जापानी का है, या फिर चीनी है, फिर आपका अरबी है। तो जो सुनामी है, ये इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जापानी शब्द है। सुनामी कैसा शब्द है, एक जापानी शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। तो कई बार क्वेश्चन रिपीटेड है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। तो क्या थार है, सहारा है, गोबी है, फिर कालाहारी है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका सहारा का मरुस्थल। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो सहारा का मरुस्थल है। अब आप ये बताएं कि सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में पाया जाता है, किस महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब होती है, क्या 1972 में, 73 में, 80 में, या फिर 86 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1973 में। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब होती है, 1973 में इसकी शुरुआत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक रबी फसल है। तो फसलें कितने प्रकार की होती हैं, रबी, खरीफ और एक जायद। तो कुल 3 प्रकार की फसलें होती हैं। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। तो इसमें पूछा रबी फसल कौन सी। तो रबी फसल जो आपकी सूर्य के समय, जिस समय धूप ज़्यादा होती है उस समय कटती है। तो इसमें से कौन सी हो जाएगी, चावल, मक्का, गेहूँ, या फिर कपास। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, रबी फसल इसमें से कौन सी है। तो सही जवाब हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी। देखिए, गेहूँ कब कटता है, होली के बाद जब धूप तेज से होने लगती है, लगभग मार्च के लास्ट या अप्रैल में। अप्रैल में गेहूँ कटता है, तो ये एक रबी फसल है। ठीक है, खरीफ फसल में क्या हो जाएगा, चावल हो जाएगा, चावल, मक्का इत्यादि। ठीक है, और खरीफ में, सॉरी जायद में कौन सी होती है, तो जायद जो बरसात में होती है। ठीक है, सितंबर के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का मानक समय यानी कि आईएसटी ग्रीनविच टाइमलाइन यानी जीएमटी से कितना आगे चलता है। तो जो भारत का टाइमलाइन है वो कितने घंटे आगे, क्या 4.5 घंटे, 5.5 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे। तो आपने हमेशा देखा जीएमटी 5.5 घंटे प्लस चलता है। जो आपका जैसे पुर्तगाल साइड का समय होता है, यूरोप साइड का। ठीक है, तो वहाँ से 5.5 घंटे आगे अपने यहाँ का समय चलता है। अच्छा, आप बताएं जो भारत का समय सीमा ली गई है, मानक समय जो लिया गया है, ये कहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो ये भारत के जो है प्रयागराज, यूपी के प्रयागराज के नैनी नामक स्थान से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पाक जल संधि यानी कि पाल्क स्ट्राइड किन देशों के बीच में। जो पाक जल संधि है ये किन देशों के बीच में है। तो पाक क्या भारत पाकिस्तान के बीच में है, भारत श्रीलंका के मध्य में है, भारत बांग्लादेश के मध्य में है, या फिर आपका भारत और मालदीव के मध्य में है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, भारत और श्रीलंका के मध्य में है। पाक से याद रखिएगा, पाक से पाकिस्तान नहीं होगा, पाक से श्रीलंका। थोड़ा सा याद करने का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। भारत और श्रीलंका के बीच में आपका पाक जल संधि है। ठीक है, और भारत पाकिस्तान के बीच में है तो रेड क्लिफ है। भारत पाकिस्तान के बीच क्या है, तो रेड क्लिफ है। हमेशा पाकिस्तान से युद्ध होता है ना भारत का, तो वहाँ पर क्या होता है, खून ज़्यादा बहता है। तो आप रेड क्लिफ याद रखिएगा। और भारत और श्रीलंका के बीच में पाक है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सह्याद्री को किस नाम से जाना जाता है। जो है सह्याद्री है, इसको किस नाम से जाना जाता है। तो क्या आपका पूर्वी घाटी के नाम से जाना जाता है, पश्चिमी घाटी, अरावली, या फिर विंध्याचल। तो इसका जो सही जवाब जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी के साथ, ऑप्शन बी यानी कि पश्चिमी घाट के साथ। अच्छा, पश्चिमी घाट कौन सा है। तो पश्चिमी घाट जो आपका, देखिए यहाँ पर जो नक्शा आपका लगभग ऐसा कुछ बनता है। ठीक है, ऐसा कुछ नक्शा बनता है। तो जो ये वाला है केरल वाला, आपका गोवा से लेकर, ये सॉरी गुजरात से लेकर के ये केरल तक जो होता है, ये पूरा जो है पश्चिमी घाट है। ठीक है, और पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जानते हैं। आपका पूर्वी घाटी में, ये आपके पूर्वी घाटी में ये वाले आते हैं। ठीक है, तो ये आपके पूर्वी घाटी, पश्चिमी घाटी। नेक्स्ट है भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान
अगर आपसे भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान पूछता है तो मौसिन राम बताइएगा। अब यहाँ पर पूछा है, नाम न पूछ करके उसने पूछा है कि ये मौसिन राम जो है ये किस राज्य में स्थित है। तो क्या ये असम में है, मेघालय में, त्रिपुरा में या फिर मिजोरम में है। ठीक है, तो कहाँ पर है ये कहाँ पर है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मेघालय, ऑप्शन बी आपका। जो मौसिन राम है ये मेघालय की एक जगह है जहाँ मौसिन राम में भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। आप ये बताएं कितनी सेंटीमीटर वर्षा होती है यहाँ पर। नेक्स्ट है, किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है। तो किस मिट्टी को जो है रेगुर मिट्टी कहा जाता है, आपको ये बताना है। क्या जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है, या फिर लाल मिट्टी को, काली मिट्टी को, लैटेराइट मिट्टी को। तो किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है, आपको ये बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है नागरिक शास्त्र से संबंधित। अब क्योंकि आपके 15 हिस्ट्री के हो गए, 15 जियोग्राफी के हो गए, अब है आपका सिविक्स और पॉलिटी, सिविक्स या पॉलिटी से संबंधित। ठीक है, तो 15 प्रश्न इसके होंगे, फिर 15 के बाद पेडागोजी स्टार्ट होगी। तो यहाँ पर सिविक्स से पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा, या कितने दिनों का समय लगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। क्या 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, 3 वर्ष, या ऑप्शन सी कह रहा है 2 वर्ष 6 महीने, या फिर ऑप्शन डी कह रहा है कि 4 वर्ष। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब है आपका 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। अब आप ये बताएं कि जो भारतीय संविधान है ये भारत में लागू कब हुआ, किस डेट को लागू हुआ था। ठीक है, और बनकर कब तैयार हुआ। तो जो है डेट, चलिए अच्छा आप डेट बताइए, वर्ष बताइए कि बनकर कब तैयार हुआ और लागू कब हुआ। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द का संशोधन किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो देखिए जो आपका संविधान था उसमें उसकी प्रस्तावना में 2 शब्द जोड़े गए थे बाद में, संविधान बनने के बाद समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि जो इस सब प्रस्तावना में 2 शब्द जोड़े गए, नए शब्द, ये किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़े गए थे। तो क्या 42वें संविधान संशोधन, 44वें, 73वें या फिर 86वें। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जो आपका ये वाला है 86वें संविधान संशोधन, ये किससे संबंधित है, ये आपको बताइए, क्योंकि आपके हिसाब से आपके परीक्षा की दृष्टि से ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि मौलिक अधिकारों का रक्षक किसे माना जाता है। तो मौलिक अधिकार हैं जो उसका रक्षक किसे माना जाता है, संसद को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय न्यायपालिका को, या फिर प्रधानमंत्री को। तो जो मौलिक अधिकार का रक्षक है ये किसको माना जाता है। सही जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है। तो सर्वोच्च न्यायालय आपका दिल्ली में स्थित है, जिसको आप सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में है। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है। तो क्या आपका अनुच्छेद 14 में है, 17 में है, 19 में है, फिर 21 में है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन बी अनुच्छेद 17 में है। अस्पृश्यता अंत का संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो 17 में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं संवैधानिक रूप से। तो संवैधानिक रूप से पंचायती राज में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं। तो क्या 25% सीटें आरक्षित हैं महिलाओं के लिए, या 33%, यानी कि 100 में से 1/3 यानी 33%, या फिर 50%, या फिर 10%। तो महिलाओं के लिए जो सीटें आरक्षित हैं आपके पंचायती राज व्यवस्था में, उसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी, यानी कि 1/3 सीटें जो है महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। ठीक है, तो आपका सही जवाब ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है। तो राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है क्या 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, या फिर आजीवन का होता है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका राज्यसभा का जो आपका कार्यकाल होता है ये 6 वर्ष होता है, इसको ध्यान रखिएगा। बाकी का सब 5 वर्ष, लेकिन आपका
ये आपका 6 वर्ष जाता है। राज्यसभा पूछेगा तो आप कितने वर्ष लगाएंगे? 6 वर्ष सही जवाब देंगे। ठीक है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? अगर आपसे पूछता है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है तो काफ़ी आसान सवाल है। क्या प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या फिर राज्यपाल? तो भारत का जो प्रथम प्रथम नागरिक होगा ये आपका राष्ट्रपति कहलाता है। ठीक है। अच्छा, आप ये बताएं कि राष्ट्रपति को शपथ दिलाता कौन है? राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाएगा? ठीक है। और राज्यपाल को जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है? ये 2 क्वेश्चन का जवाब आपको देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र का मूल्य विचार क्या है? जो लोकतंत्र का मूल्य विचार क्या है? तो क्या राजा का शासन करना है, समानता का और न्याय है, फिर सेना का शासन है, फिर अमीरों का शासन है? तो लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? तो समानता और न्याय होता है। ठीक, लोकतंत्र का मतलब होता है समानता और न्याय। अच्छा, यहाँ पर शासन कैसा होता है? तो जनता का शासन जनता के द्वारा जनता के लिए होता है। ठीक है। जैसे जनता जो है अपने नेता को चुनती है, नेता जाकर फिर उसी जनता पर शासन करता है, तो जनता का शासन जनता के लिए जनता के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? जो ग्राम पंचायत होता है उसका प्रमुख कौन होता है? तो क्या सरपंच या प्रधान होता है, फिर या फिर बीडीओ होता है, फिर जिला अधिकारी होता है, फिर पटवारी होता है? तो देखिए, जो ग्राम पंचायत होती है उसका प्रमुख जो होता है वो होता है आपका सरपंच या प्रधान। ठीक है। सरपंच या प्रधान होता है ग्राम पंचायत का प्रमुख। अच्छा, इसको इसमें जो है एक सचिव होता है। सचिव का काम क्या होता है? तो सचिव का काम होता है सरपंच को बैठक में बुलाना, यानी कि बैठक करवाना और सरपंच को बुलाना। तो ठीक है, तो सचिव का काम होता है, जो सचिव होता है उसको सरकार नियुक्त करती है। सरकारी जो है ये सरकारी पुरुष होता है। ठीक है, मतलब पुरुष का मतलब ये नहीं, सरकारी आदमी होता है, ये प्रधान, ये चुनकर नहीं आता है, ये सरकार इसको नियुक्त करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना का अधिकार यानी कि आरटीआई अधिनियम कब लागू हुआ? तो सूचना का अधिकार अधिनियम, तो आरटीआई जिसको कहते हैं, लागू कब हुआ? 2002, 2005, 2009, 2010? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2005 में आरटीआई जो जारी हुआ, लागू हुआ यह नियम, तो 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 में क्या बदलाव किया गया? तो क्या पुत्रों को अधिक संपत्ति, या फिर आपका ऑप्शन बी कह रहा है पुत्रियों को पैतृक संपत्ति में समान अधिकार, या फिर केवल पत्नी का अधिकार, या फिर संपत्ति सरकार की होगी? तो देखिए, जो हिंदू अधिकार संशोधन अधिनियम आया है 2005 में, इसमें क्या किया गया? इसमें जो आपका इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा, बी सही होगा। क्यों? क्योंकि पुत्रियों को पैतृक संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा, यानी कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, पापा के संपत्ति में बराबर का हिस्सा होगा। अच्छा, इसमें और क्या होता है? तो चाहे बेटी हो चाहे बेटी हो, बेटा बेटी, पत्नी और माता, सबका अधिकार उसमें होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी एक को। तो यहाँ पर जो विकल्प है, यहाँ पर पैतृकों को, पुत्रियों को पैतृक संपत्ति में समान अधिकार, तो हाँ, ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। केवल बच्चों का अधिकार नहीं होगा, पुरुषों का, लड़कों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संसद के कितने सदन हैं? तो भारत में संसद के कितने सदन हैं? क्या एक सदन है, दो जिसमें लोकसभा और राज्यसभा, या फिर 3 सदन है, 3 हैं, या फिर 4 हैं? तो देखिए, यहाँ पर जो आपका सही जवाब जाएगा वो ऑप्शन बी के साथ जाएगा। यहाँ पर जो भारत की संसद होती है उसमें आपका लोकसभा और राज्यसभा तथा राष्ट्रपति तीनों होते हैं। ठीक, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों होती है। ठीक है, तो 2 सदन होते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति पूछा यहाँ पर कौन करता है? तो क्या राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री करता है, राज्यपाल करता है, या फिर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है? ठीक है, तो इसका जो सही जवाब जाएगा वो जाएगा राज्यपाल। कौन? राज्यपाल जाएगा। ठीक है, यानी कि जो भी पार्टी चुनाव जीतती है वो अपने बहुमत का एक नेता चुनती है, और अपना जो है वो पार्टी अपने नेता के साथ बहुमत पेश करती है राज्यपाल को, राज्यपाल के सामने। तो राज्यपाल क्या करता है? उसको शपथ दिलाता है, उसकी नियुक्त करता है। ठीक है, बात रही राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति की नियुक्त कौन करता है? सॉरी, अभी बात करेंगे पहले हम प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री की नियुक्त कौन करता है? तो ये करता है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। प्रोसेस वही होगा जैसे संसद का चुनाव लड़े हुए सांसद जो होते हैं, तो उसमें से बहुमत दल का एक नेता चुना जाता है। पार्टी अपना नेता चुन करके अपना बहुमत पेश करती है, और उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उसको शपथ दिलाता है। ठीक है,
सॉरी, मुख्य न्यायाधीश जो है, नहीं, मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का चुनाव करता है। मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलवाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हुई, समझ आते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 44 है। 44 कह रहा है कि घरेलू हिंसा अधिनियम, महिला संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? क्या 2005, 6, 1 या 1990? तो सही जवाब हो जाएगा इसका 19 का, सॉरी ये 44 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि 2006। 2006 में घरेलू हिंसा आया और प्रॉपर्टी से संबंधित कब आया? तो प्रॉपर्टी से संबंधित आया 2005 में। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा, प्रॉपर्टी संबंधित जिसमें पुत्रों के समान अधिकार होगा संपत्ति पर, 2005 आया। घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण कब आया? तो ये आया 2006 में, जिसमें से महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए सरकार ने एक अधिनियम पारित किया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनहित याचिका यानी कि PIL का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो क्या आपका न्याय को गरीबों तक पहुंचाना होता है, या फिर वकीलों की कमाई बढ़ाना, या फिर कोर्ट का समय बर्बाद करना, या फिर सरकार का समर्थन करना? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका गरीबों तक न्याय पहुंचाना। जो आपका जनहित याचिका होती है ये गरीबों तक न्याय पहुंचाने का कार्य करती है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से शुरू होता है आपका शिक्षा शास्त्र यानी कि पैडागॉजी। ठीक है, 45 नंबर आपका हो गया, आपका 15 नंबर की हिस्ट्री हो गई, 15 की ज्योग्राफी, 15 की आपके सिविक्स हो गई। अब यहाँ से पैडागॉजी के क्वेश्चन शुरू होंगे 15। तो यहाँ पर पूछा है NCF 2005 से संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न कह रहा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी कि NCF 2005 के अनुसार सामाजिक विषय शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो यानी कि जो SST पढ़ाई जाती है तो उसका प्रमुख उद्देश्य जो है क्या होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए कह रहा है कि बच्चों को परिभाषा रटाना, तो नहीं, रटाना हो गया, पढ़ाना जबरदस्ती याद दिलाना हो गया, अभ्यास कराना हो गया, ये ऐसे जो है ऑप्शन गलत होते, तो ये सीधा यहाँ पे गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी कह रहा है परीक्षा में अच्छे अंक दिलाना, तो परीक्षा के लिए बच्चे को तैयारी नहीं कराना होता, परीक्षा के लिए कंपटीशन के लिए अधिक अंक के लिए पढ़ाना ज्ञान देना नहीं होता है, अधिक अंक कराना नहीं होता, तो ये भी ऑप्शन कटेगा। यहाँ पर देखिए आलोचनात्मक चिंतन का विकास करना, तो हाँ ये ऑप्शन आपका सही है। अगला विकल्प है केवल पाठ्य पुस्तक को पूरा कराना, तो केवल मात्र वाले जो होते हैं वो आपका निगेटिव टैग वर्ड है, तो ये देखिए निगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड हमने जो बताया था वहाँ से 3 विकल्प आपके कट गए। तीसरा जो आपका विकल्प सही है आलोचनात्मक चिंतन जो है विकास करना, बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन का विकास करना SST पढ़ाने का उद्देश्य होता है बच्चों में। ठीक है, अगला है आगमनात्मक विधि। आगमनात्मक विधि में हम कैसे आगे बढ़ते हैं? तो नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं, या उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं, या ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं, या फिर अमूर्त से मूर्त की ओर जाते हैं? तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। आगमन विधि कहा है, आगमन या आगमनात्मक विधि अगर ये पूछे तो कौन सी होती है? तो बच्चों को पहले आप क्या करते हैं, बच्चों को पहले आप उदाहरण देते हैं। क्या करते हैं? बच्चों को पहले उदाहरण देते हैं, उसके बाद फिर नियम की ओर ले जाते हैं। अगर यहाँ पर पूछता निगमन विधि तो इसका उल्टा हो जाता है, पहले नियम बताते फिर उदाहरण बताते। जैसे आपका 9th में सिद्धांत थ्योरी होती हैं, ठीक है, जैसे आपका गुरुत्वाकर्षण का नियम हो गया, जो और थ्योरीज होती हैं, मैथमेटिक प्रमेय होती हैं, वो सभी निगमन विधि के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान की कक्षा में ग्लोब का प्रयोग सबसे उपयुक्त क्यों है? तो क्या दिन और रात की अवधारणा समझाने के लिए, केवल सजावट के लिए, बच्चों को खेलने के लिए, या फिर भारत का नक्शा देखने के लिए? तो जो ग्लोब होता है, ग्लोब का प्रयोग इसमें से सबसे ज़्यादा उपयुक्त किस वे में किया जाता है? ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आपका ग्लोब का प्रयोग। आप केवल वाले वैसे कर जाएंगे, बच्चों को खेलने के लिए तो होता नहीं। भारत का नक्शा, उसमें सिर्फ भारत का नक्शा नहीं होता है, दिन और रात की अवधारणाओं को समझाने के लिए आप ग्लोब का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है परियोजना कार्य यानी कि प्रोजेक्ट वर्क का मुख्य लाभ क्या होता है? प्रोजेक्ट कार्य का मुख्य लाभ क्या होता है? तो क्या इससे बच्चे या शिक्षक का काम करता है, सॉरी शिक्षक का काम कम करता है? तो क्या ऐसा? तो ये नहीं हो जाएगा। यह करके सीखता है, करके सीखने पर बढ़ावा देता है, या फिर बच्चों को व्यस्त रखता है, या फिर रटने की क्षमता को बढ़ाता है? तो नहीं, आपको रटने की क्षमता नहीं बढ़ाएगा, बच्चों को व्यस्त रखने के लिए नहीं होता, यह करके सीखने पर बढ़ावा देता है। प्रोजेक्ट बेस्ड में क्या होता है, बच्चों का एक समूह होता है जो बच्चे खुद करके सीखते हैं। ठीक है, तो उसमें आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बच्चे यह करके सीखने पर बढ़ावा देता है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक को कक्षा में लैंगिक रूढ़िवादिता को चुनौती देना है तो उसको क्या करना चाहिए?
तो यह कहकर के ही लड़कियां केवल घर में काम करती हैं ऐसा, या फिर लड़कों के रोने पर डांट कर, या फिर ऐसे उदाहरण देकर जो कि पारंपरिक भूमिकाओं के विपरीत हो, जैसे पुरुष सेफ और महिला पायलट हो, या फिर ऑप्शन डी लड़के और लड़कियों को अलग अलग बैठाना। तो जेंडर रूढ़िवादिता को अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं तो अलग अलग बैठा करके आप ख़त्म नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यह कहना कि लड़कियां ही घर के काम करते हैं तो रूढ़िवादिता को ख़त्म इससे नहीं होगी, रूढ़िवादिता बढ़ेगी। या फिर ऑप्शन बी कह रहा है लड़कों को रोने पर डांटना, तो ऐसा नहीं होता, लड़के भी रो सकते हैं, तो ये इससे ख़त्म नहीं होगा। सही ऑप्शन यहाँ पर सी जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसे उदाहरण देना जो पारंपरिक भूमिकाओं के विपरीत हों, जैसे जो पुरुष है वो होटल के सेफ का काम करे, या फिर घर में घर के काम काज करे, और महिला पायलट हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, यानी कि बाहर महिलाएं काम करे और घर पुरुष जो है घर के काम करे। तो ऐसे जो है उदाहरण देना चाहिए जिससे रूढ़िवादिता जो है रूढ़िवादिता खत्म होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक स्रोत का उदाहरण कौन सा होता है। प्राथमिक स्रोत का उदाहरण कौन सा है? तो इतिहास की पुस्तक, या फिर एक उपन्यास, या किसी घटना के चश्मदीद गवाह का बयान, या फिर समाचार पत्र के संपादकीय। तो प्राथमिक स्रोत इसमें से कौन सा होगा? तो देखिए ये जो प्राथमिक स्रोत होता है यानी कि किसी घटना का चश्मदीद गवाह का बयान, ये आपका प्राथमिक स्रोत होगा। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। रचनात्मक जो मूल्यांकन होता है उसका उद्देश्य क्या है? तो क्या बच्चों को फेल पास कराना? तो नहीं, फेल पास कराना नहीं होता है, ठीक है। शिक्षण प्रक्रिया के दौरान सीखने की कमियों को खोजना और सुधार करना। तो क्या ये होगा? या फिर 11 साल के अंत में ग्रेड देना? तो नहीं, ग्रेड देना नहीं होता है। बच्चों में डर पैदा करना भी नहीं होता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? शिक्षण प्रक्रिया के दौरान बच्चों की सीखने की कमियों को जानना और उनको सुधारना। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। रचनात्मक मूल्यांकन जो होता है बच्चों को जो सीख रहे हैं शिक्षण प्रक्रिया के दौरान उनकी कमियों को जानना और सुधारना होता है। अगला क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान में क्षेत्र भ्रमण क्यों महत्वपूर्ण है। यानी कि जब SST पढ़ाई जाती है, सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जाता है, तो क्षेत्र भ्रमण पर ले जाया जाता है। तो ऐसा क्यों किया जाता है? क्या ये स्कूल से बाहर ले जा या बच्चों को स्कूल से बाहर ले जाते हैं इसलिए? तो ये नहीं होगा। अगला है प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करने के लिए, या फिर इसमें शिक्षक को आराम मिलता है इसलिए? तो शिक्षक को आराम नहीं मिलता। यह केवल मनोरंजन के लिए? तो ये भी नहीं होगा। यह प्रत्यक्ष रूप से अनुभव प्राप्त करने के या प्रदान करने के लिए। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान में जो आप क्षेत्र भ्रमण पर बच्चों को ले जाते हैं, तो जिस चीज़ को आपने पढ़ाया है उसका प्रत्यक्ष अनुभव दिलाने के लिए बच्चों को आप भ्रमण पर आप ले जाते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा में मानचित्र यानी कि मैप पढ़ाते समय सबसे पहले क्या सिखाना चाहिए। तो मैप पढ़ाते समय सबसे पहले क्या सिखाना चाहिए? तो पैमाना यानी कि स्केल, या दिशा यानी कि डायरेक्शन, या रंग, या प्रतीक। तो मानचित्र पढ़ाने से पहले आप सबसे पहले बच्चों को क्या सिखाएंगे इनमें से? तो सबसे पहले मैप में दिशाएं आप समझाएंगे। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, दिशाएं समझाएंगे, ठीक है। दिशाएं समझाएंगे, उसके बाद आप रंग और प्रतीक समझाएंगे, उसके बाद रंग समझाएंगे, फिर आप लास्ट में जाकर पैमाना सिखाएंगे, ठीक है। अच्छा, मैप जो होता है, मैप के जो है 3 जरूरी चीज़ें होती हैं, जैसे दिशा दूरी और पैमाना। दिशा दूरी दूरी को हो गया पैमाना, और प्रतीक। तो दिशा, प्रतीक और पैमाना, ये आपके मानचित्र के 3 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिसके द्वारा मैप तैयार किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप का ब्लूम टैक्सोनॉमी के अनुसार सीखने का सबसे उच्च स्तर कौन सा होता है। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी के अनुसार क्या ज्ञान होता है, समझ होता है, प्रयोग होता है, फिर सृजनात्मक यह सृजन होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सृजन, ठीक है। ब्लूम टैक्सोनॉमी के अनुसार सीखने का सबसे उच्च स्तर सृजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लोकतांत्रिक कक्षा यानी कि डेमोक्रेटिक क्लासरूम की विशेषता क्या होती है। तो क्या इसमें शिक्षक का कठोर नियंत्रण होता है? तो नहीं, शिक्षक का कठोर नियंत्रण नहीं होगा। छात्रों को प्रश्न पूछने का, विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता, तो हाँ, डेमोक्रेसी यानी कि लोकतांत्रिक शिक्षा जो होनी चाहिए उसमें छात्रों को प्रश्न पूछने तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता होना चाहिए। केवल होनहार छात्र पर ध्यान देना तो ये आपका गलत हो जाएगा। यह अनुभव अनुशासन के लिए डंडे का प्रयोग करना गलत हो जाएगा। छात्रों को प्रश्न पूछने और विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक बच्चा कक्षा में प्रश्न पूछता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए।
तो क्या उसे डांट कर बैठा देना चाहिए? तो नहीं, डांट कर नहीं बैठाना चाहिए। उसे बाद में पूछने के लिए कहना चाहिए? तो नहीं, बाद में पूछने के लिए भी नहीं कहना चाहिए। उसके प्रश्न का स्वागत करना चाहिए और उत्तर देना चाहिए? तो हाँ, ये विकल्प आपका सही हो सकता है, लेकिन उससे पहले डी जरूर देखेंगे। तो क्या उसे नज़रअंदाज करना चाहिए? तो नहीं, नज़रअंदाज भी नहीं करेंगे। आप जो बच्चा प्रश्न पूछ रहा है उसके प्रश्न का स्वागत करेंगे और उसका जवाब आप तुरंत देंगे। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान बच्चों को मुख्य रूप से किसके लिए तैयार करता है? जो सामाजिक विज्ञान है वो बच्चों को मुख्य रूप से किसके लिए तैयार करता है? तो डॉक्टर बनने के लिए, या फिर एक जिम्मेदार और सक्रिय नागरिक बनने के लिए, फिर केवल चुनाव लड़ने के लिए, या फिर ऑप्शन डी कह रहा है इतिहासकार बनने के लिए। तो देखिए, इतिहासकार बनने के लिए नहीं होता है सामाजिक विज्ञान पढ़ाना, केवल चुनाव लड़ने के लिए पढ़ाना नहीं होता है। सामाजिक विज्ञान पढ़कर बच्चा डॉक्टर नहीं बनता है, ठीक है। यह एक जिम्मेदार और सक्रिय नागरिक बनाने के लिए सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी कि सीसीई में व्यापक का अर्थ क्या होता है? तो व्यापक का अर्थ क्या होता है? क्या केवल शैक्षिक विकास होता है? तो ऑप्शन ए आपका कटेगा, केवल शैक्षिक विकास नहीं होता है। केवल शैक्षिक विकास होता है? तो नहीं, केवल शैक्षिक भी नहीं होता है, ठीक है। शैक्षिक और शैक्षिक दोनों पक्षों का विकास होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। बहुत सारी परीक्षा लेना भी नहीं होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? तो क्या एक तानाशाह की तरह? तो नहीं, तानाशाह की तरह नहीं होना चाहिए। सुगमकर्ता सुविधादाता के रूप में? तो हाँ, एनसीएफ 2005 कहता है जो शिक्षक होगा उसकी भूमिका एक सुगमकर्ता या सुविधादाता के रूप में होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे आपका एसएसटी के टोटल 60 क्वेश्चन। आप इनमें से सही कितने विकल्प दे पाए? आप हमें नीचे कमेंट करें कि सही आंसर आपने कितने दिए, 60 में से कितने अंक आपने पाए। तो दोस्तों, अगर यह प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर पहली बार चैनल पर हैं तो, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।